नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता की, जो कि एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जिसको लेकर विधि आयोग से कंसल्टेंस प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी जा रही है, जो कि 30 दिनों के भीतर देश को और इसके बाद देनी होगी। इसके आगे कहा गया है कि लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं, वे अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने विचार पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने इच्छुक लोगों से 30 दिन में अपने विचार अपने वेबसाइट या फिर ईमेल पर देने के लिए कहा है। वहीं समान नागरिकता संहिता को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड विरोध जता रहा है और कई लोग इसके विरोध में खड़े हैं। इस पर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। अब ऐसे में हालांकि सवाल ये कि आखिर समान नागरिकता संहिता क्या है और क्यों जरूरी है, आपको हम विस्तार से बताएंगे और इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा और तमाम पहलुओं, तमाम टेक्निकलिटीज पर आपसे हम राय जानेंगे। उत्तर प्रदेश में यूसीसी पर जमकर सियासत हो रही है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जताया है। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास से खास बातचीत की है। कुछ कहना है, सुनिए। इसमें एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड का मामला गर्मा गया है। लॉ कमीशन ने लोगों से इस पर राय मांगी है। हमारे साथ बात करने के लिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास साहब बात करने के लिए हैं। मौलाना साहब, लॉ कमीशन ने सबकी राय मांगी है कॉमन सिविल कोड को लेकर के, क्या कहना है इसका? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लॉ कमीशन ने इसके ऊपर राय मांगी है और लॉ कमीशन को राय लेने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि कॉमन सिविल कोड का मसला जो है वो 2007 में भी बाकायदा मुस्लिम तंजीमें और तमाम इंसाफ पसंद लोग इसकी मुखालिफत कर चुके हैं और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने 2007 में कॉमन सिविल कोड की खुल के मुखालिफत की थी। मगर बड़े अफसोस की बात है, फिर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट मांगी। इस वक्त कॉमन सिविल कोड का मसला ना उठ के इस वक्त बेरोजगारी, गरीबी और जहालत के मसले को उठाना चाहिए था, जो हमारे मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए कि हमारा मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, शिया, सुन्नी सब रहते हैं। हमारा मुल्क एक एकता की मिसाल है। इसकी ब्यूटी, इसकी खूबसूरती इसी में है कि यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कॉमन सिविल कोड के नाम के ऊपर जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर एक दीवार उठ जाएगी, उसको लेकर बड़ा अफसोस है मुझको। तो क्यों मुखालफत आखिर कॉमन सिविल कोड पे क्यों? सभी लोगों के लिए ये कॉमन सिविल कोड होगा, लेकिन इस पर क्यों मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने अपने मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसकी खुल के मुखालिफत की थी। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कॉमन सिविल कोड लागू हो। हमारे मुल्क, मैंने कहा, मेरे मुल्क की एकता इसी में है कि हमारे यहाँ एक गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं। लिहाजा कॉमन सिविल कोड की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर, और कॉमन सिविल कोड इस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर फिर से लागू किया जाए। मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड आने के बाद किन दुश्वारियों का इसमें सामना? देखिए, मुसलमानों को क्या, तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा इस वक्त तमाम, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है इसके अंदर, मुसलमान की बात ना कीजिए, इसके अंदर तमाम इंसानों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इसकी भरपूर तरीके से सबको मिलकर मुखालिफत करना चाहिए। तो आपने देखा ये था मौलाना यासूब अब्बास, जिन्होंने साफ तौर पर कॉमन सिविल कोड की मुखालफत की है। उन्होंने बोला ये कॉमन सिविल कोड नहीं आना चाहिए, हम इसकी मुखालफत करते हैं। और उन्होंने इसको लेकर बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही उनका जो है एक विशेष दल मुलाकात करके उनसे मांग करेगा इस तरह का जो कॉमन सिविल कोड है उसको लागू न किया जाए। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो यूसीसी पर लगातार घमासान हो रहा है। वहीं समान नागरिकता संहिता मामले पर खालिद रशीद फरंगी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं
कि अपने मुल्क में हर 200-300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन कल्चर्स बदल जाते हैं और एक एक रिलीजियस कम्युनिटी में कई ट्रेडिशन और कल्चर लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में हर 200-300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन कल्चर्स बदल जाते हैं और एक एक रिलीजियस कम्युनिटी में कई ट्रेडिशन और कल्चर लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंट तो हर नागरिक को एक समान क्या है यूसीसी, ये जान लीजिए। हर नागरिक को एक समान अधिकार की बात कही जा रही है, किसी धर्म जाति का आधार पर कानून में छूट नहीं, यानी सब बराबर की बात कही जा रही है। और इसके बाद हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता आती है और तमाम तरीके के अब दांव पेच होंगे। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल यही उठता है कि आखिरकार तो हर नागरिक को लेकर अगर बात किया जाए, किसी धार्मिक जाति का आधार पर कानून में छूट नहीं। तो क्या है यूसीसी, इसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म मजहब पंथ का हो, हर नागरिक को एक समान अधिकार। अब आप क्या सोचते हैं कि यह अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? किसी धर्म जाति का आधार पर कानून में छूट नहीं, यानी सबको बराबर की जो बात है उसको लेकर अब सियासत हो रही है। तो समान नागरिकता संहिता की बिल पर अब सियासत भी हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब्दुल्ला खालिद मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जगदीश पांडे हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। अनीश श्रीवास्तव अधिवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनीश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा कि आखिरकार ये समझाइए दर्शकों को कि ये जो समान नागरिकता संहिता है, इसके लागू होने से क्या फायदा होगा और ये है क्या? बोले सबको नमस्कार और थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। यूसीसी जैसा कि आप जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता इसका नाम है, पूरा नाम है। ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ, ये कहीं बाहर से नहीं आया है। ये संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है और एक्चुअली आर्टिकल 44 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की। कुछ पार्ट 4 इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 बोलते हैं। कुछ चीजें जो हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम कोर्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो हम कोर्ट के समक्ष जाते हैं कि हमें ये रिलीफ मुझे चाहिए, मैं ग्रीवांस मांगू। लेकिन पार्ट 4 में जो है वो स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। वो स्टेट से ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें जो भी चीजें दी हुई है उसको स्टेट कम से कम चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कम से कम उसको ये है कि ये राज्य सरकार उसे एक सलाह के रूप में माने और उसको में जो चीजें दी हुई हैं उसको लोगों को समझाए और उस चीज को प्रमोट भी करे कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल एक्चुअली पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि 44 में ही है। और अच्छा 44 में जब हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बन रहा था, आपको सबको याद होगा, 23 नवंबर, अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है फायदा क्या होगा? ये फायदा तो कोई एक, जैसे आप समझ लीजिए कि चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है, यूपी में चुनाव हो, केरल में चुनाव हो, आपके तमिलनाडु में चुनाव हो। चुनाव तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ की परिस्थितियां अलग नहीं है, कि यहाँ की कल्चर अलग है, केरल के कल्चर अलग, कल्चर सब जगह अलग है, मान्यताएं सब जगह अलग है। चुनाव तो हमारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
अच्छा, हमारे यहाँ जो 302 के मर्डर हो रहा है, इसकी वजह जो यहाँ है वही केरल में भी है, वही हमारे तमिलनाडु में है, वही नॉर्थ ईस्ट में है। ये एक रूपता लाने के लिए एक रूपता है ये केवल कहना कि हमारे यहाँ की परंपराएं अलग हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये सब जगह अपने सिस्टम अलग अलग है, 20 किलोमीटर बाद सिस्टम बदल जाता है, परंपराएं बदल जाती हैं, ये तो केवल देखिए टालने की चीजें हैं। अदरवाइज जबकि अंबेडकर जी ने कहा भी था कि उसमें कि इस चीज को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, और उन्होंने इस पर बड़ा जोर भी दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों उस चीज को ड्राफ्टिंग कमेटी में और जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, पता नहीं क्या हुआ, उसमें जो सेक्युलर लोग बैठे हुए थे, कई धर्म के लोग भी थे, कभी सबको उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो उन लोगों ने उस चीज को न मानते हुए उसको डायरेक्टर प्रिंसिपल में दे दिया और भविष्य के सरकारों पर यह छोड़ दिया कि सरकार भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आए तो इसको लागू कर पाए। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही है कि अगर इसको जब तक हम लोगों को समझाएं और राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उसको समय अगर अनुकूल जैसा ही मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है मनोज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनोज जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, यूसीसी की ये बात हो रही है, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, ये राइट टाइम है इस समय? नहीं, मुझे लगता है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, देश का एक ऐसा राज्य गोवा जहां यूसीसी लागू है, जब आप देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बाकी सब धर्मों के मानने वाले लोग हैं, धर्म नियम एक अलग हो गया, एक देश एक नियम लागू होने से उसके बहुत सारे फायदे हैं, और जो इस नियम के लागू नहीं होने के बाद, चाहे 1835 हो, 1935 हो, 1995 हो, 1987 हो, 1956 हो, जब इस पर लागू करने की बात आई, तो बेसिकली उन्हीं लोगों ने इस पर नए तर्क गढ़े जो यूसी कॉमन सिविल कोड नहीं लागू होने के धर्मगत मिलने वाले फायदे का लाभ है। बड़ी सीधी और साफ शब्दों की बात है। ठीक है, जब देश अलग एक है, संविधान एक है और बाकी चीजों पर लागू होता है, तो जो छोटी छोटी चीजें हों, चाहे वो धर्म अंतराल में विवाह की बात कर लूं या बाकी उन चीजों की बात कर लूं जो नहीं, जरा खत्म करें दीजिए, क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड के दायरे में शुरू से आते हैं और जो नहीं आते हैं, उनमें बेसिक अंतर तो बहुत थोड़ा सा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ उनको लिबर्टी मिली हुई है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके लिए उसका विरोध करते हैं। जी ठीक है। अब्दुल्ला जी, आपसे खालिद साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मंजूर है, यूसीसी ठीक है, आप इसका सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, मौका दिया। दूसरी बात, मैं पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं। जी, विरोध करते हैं तो क्यों? हाँ, सबसे बड़ा बात यह है कि क्यों करता हूं। देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो सिस्टम है, वो बहुमुखी है, कंपोजिट कल्चर वाला है। धर्म, जाति, मजहब, परंपराएं, संस्कृति, ये सब हमारी बदली है, अलग अलग है। हम पूरब जाते हैं तो कुछ होता है, पश्चिम जाते हैं तो कुछ होता है, इधर आते हैं तो कुछ हो जाया करता है। तो आप अगर ये कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं कि हम कॉमन सिविल कोड बना देंगे, तो ये एक तरीके से अभिव्यक्ति की जो धर्म की स्वतंत्रता संविधान दे रहा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है, उस स्वतंत्रता को पूरे रूप से खत्म कर दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग ये बात को कह रहे हैं, उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत वही देश है कि बिहार के अंदर छठ की आखिरी पूजा करके एक आदमी उठता है तो जाता है, मछली खरीद के लेके आता है, और यूपी वाले इसको बहुत बुरा मानते हैं। और बंगाल चले जाइए तो वहां मछली हर आदमी खाता है, हर मजहब और फिक्र का आदमी खाता है, लेकिन और जो यूपी के लोग होते हैं वहां पे जो है उसका विरोध करते हैं, मांसाहारी का विरोध करते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं मुल्क के अंदर, ऐसी जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें कॉमन सिविल कोड की बात करना सिर्फ हास्यप्रस है। और दूसरी बात, ये 2024 का एक शगुफा है जो छोड़ दिया गया है। ये कॉमन सिविल कोड लाना नहीं है, यहाँ 2024 का जो चुनाव आगे रखा हुआ है, हम जनता के बीच में कामों को लेके नहीं जाएंगे, हम जनता को के बीच में विकास को लेके नहीं जाएंगे, हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के जाएंगे। एक तरीके का, अरे जब हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने एक तरीके का बनाया ही नहीं है, तो आप एक तरीके का कानून कैसे थोप देंगे आपको? जी ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की जो मुखालफत है, जो हम लोगों के जो इसका विरोध है, वो इस माने में विरोध है कि ये भारतीय कल्चर और भारतीय व्यवस्था के नेचर में को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ। जो लोग ये कह रहे हैं वो उनकी ये शून्य परिकल्पना है, शून्य परिकल्पना। जी
ठीक है। स्वामी जगजीत पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। नहीं, देखिए, मैं तो इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि एक देश है तो एक संविधान है और एक ही विधान होना चाहिए, एक ही इंसान होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए देखिए, हम अपने व्यक्तिगत रूप से धर्म को मानने के लिए हैं, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम धर्म को व्यक्तिगत रूप से तो मान सकते हैं, जो भी हमारी उपासना पद्धति है उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन संविधान एक है तो नागरिक संहिता भी एक ही होनी चाहिए, अलग अलग कैसे हो सकती है? और यदि किसी को समस्या है तो अपने धर्म ग्रंथों में, यदि इस्लाम के हैं या हिंदू के हैं, तो पूरा माने ना, पूरी नहीं माननी है, आधी बात माननी है, आधी नहीं माननी। तो इसलिए यह इससे उत्तम कुछ है ही नहीं, और किसी को कठिनाई नहीं होना है। एक देश है तो पूरे देश में एक तरह का संविधान है और एक ही तरह के नागरिक संहिता भी होनी चाहिए, जो कि उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी लोग एक संविधान को तो मान ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग पूरब पश्चिम के लिए अलग अलग संविधान बनाया जाएगा या बनाया गया है। तो एक संविधान से देश चल रहा है तो नागरिक संहिता भी एक ही होनी चाहिए, और उसमें किसी को टारगेट करने की बात नहीं है, किसी की क्षति नहीं होनी है। एक बहुत पूरे भारतवर्ष में एक रूपता है कि जिसके लिए दंड का विधान है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे असम में हो, एक ही तरह की व्यवस्था है। तो इसलिए इसका स्वागत मैं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि सारे लोग स्वागत करें और शीघ्रता से इसको लाया जाना चाहिए। ठीक है। अनिश जी, देखिए, अभी अब्दुल्ला साहब को सुन रहे थे, उन्होंने विरोध किया और फिर इसके बाद स्वामी जी ने अलग तर्क दिया। जो ये जो कानून है, अब देखिए, लोगों का अलग अलग मानना है। जब सब लोग मिलकर नहीं बात करेंगे, किसी को और कहना, कुछ लोग और कहेंगे, कुछ लोग और कहेंगे, तो कैसे ये लागू होगा जब अभी से सब चर्चा हो रही है? देखिए, लागू ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो मैंने कहा था इससे पहले भी, जब मैंने आपसे पिछली बार कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 में ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोवाइडेड है, इसमें कोई अलग से नहीं लाया। फिर मैं कह रहा हूँ जोर देके, अलग से नहीं है। ये सरकार कोई भी हो, सरकार का कर्तव्य है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जहां तक बात है, जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, आज इस पर डिबेट चल रहा है, आज नहीं कल, ये मुझे लगता है जिस हिसाब से जिस भी करवट बदले वो क्या होगा, ये तो पब्लिक डिबेट और ओपिनियन की बात पता चलेगा। जहां तक अब्दुल्ला जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो कहा आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो ये करते हैं और हम भी करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बारीकी से पढ़ें, धार्मिक स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरे के स्वतंत्रता का कहीं हनन ना हो। हम रीतियों की बात तो करते हैं, हम रीति नहीं बदलते हैं। हम उस धार्मिक स्वतंत्रता को जो जहां दूसरे बैडली इफेक्ट हो रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, वहां मुझे या सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 13 कहता है कि वो जो भी नियम दूसरों को कष्ट देता है वो आज नहीं कल खत्म किया जाएगा। ये 13 में ही लिखा हुआ। जैसे 15 में लिखा है कि जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये सब चीजें ये यूनिफॉर्म सीसी में अच्छा, यूनिफॉर्म सीसी में कई चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है 80-90% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। जो हमारे जो फ्रंट में है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, अपने अपने टाइनी जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, उसके वजह से उनको मिसगाइड करते हैं जी। बार बार इसलिए कहूंगा, वो मिसगाइड करते ही हैं जो हम दिख रहा है। और क्योंकि इसमें 2 ही 3-4 है। जैसे विवाह में, इसमें विवाह को लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तलाक को ले रहे हैं, वसीयत को ले रहे हैं, विल जो है, उत्तराधिकार नियम है, उसमें अलग अलग, इस समय अलग अलग धर्म में अलग अलग सबके कोड बने हुए हैं, मुस्लिम के, क्रिश्चियंस के, सबके अलग अलग तरीके बना। और एक लास्ट है एडॉप्शन।
अडॉप्शन में भी सबके हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में सबके अलग अलग, तो इसमें ये सब सारी चीजें एक रूपता हो जाएंगी। विवाह में जैसे हमारे यहाँ एक ही शादी कर सकते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम में हम वो 4 करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से, लेकिन वहां भी इसके लागू हो जाने के बाद वो एक ही कर पाएंगे। तो वहाँ ये जरूर है कि जो पॉलीगेमी में विश्वास रखता है, जो चाहता है मुझे एक से ज्यादा, वो नहीं कर पाएंगे। जहां उत्तराधिकार की बात, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप हमारे, आप तो लगातार देखते हैं और लगातार कवर करते हैं, आप समझते होंगे अगर ये कानून लागू होता है तो दिक्कतें कहाँ आएंगी, क्या चीजें स्मूथ हो जाएंगी या और बिगड़ सकती हैं? नहीं भाई देखिए, मैं फिर चूंकि एक बात बड़ी साफ सीधी कहना चाहूंगा कि चीजें वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से हम 21वीं सदी में हैं और बहुत सारी चीजों पे वो जिनका मत हमसे अलग हुआ करता था या आज अलग है, आने वाले समय में एक करना पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सामान्य आचार नागरिक संहिता ये लोगों को बहुत सारी चीजों में जो उनके, देखिए जैसे अभी बातचीत हो रही थी खाने पीने की आजादी का, मछली मीट का यहाँ से कहाँ क्या लेना है, ये तो आपका अपना व्यक्तिगत मामला, आप क्या खाते हो नहीं खाते हो आप जानो। लेकिन जिन चीजों को लेकर के आए दिन सिविल कोर्ट्स में, निचली अदालत में, जैसे उससे पहले जो कानूनविद की बात कर रहे थे, इनको भी पता है कि उससे पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और जिनके जो बेनिफिट्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के, और भी बहुत सारी चीजें, अकेले खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे सफर नहीं होगा। जब यूसीसी लागू होगा, कॉमन सिविल कोड लागू होगा, तो मुझे लगता है जब सारी चीजों में बराबरी है, महिला पुरुष धर्म, हम सब चीजों को जब, चले ठीक है, बहुत कम शब्दों में अब्दुल्ला खालिद साहब आपसे एक फाइनल कमेंट चाहूंगा 30 सेकेंड में बस। देखिए, मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूं उस मजहब का नाम इस्लाम है और उसके कुछ कायदे हैं, उसके कुछ कानून है, उसका कुछ तरीका है। और हम जितने भी जो है जिस युग में भी चले जाएं, आज जो एक बात कहते हैं कि हम खुले वातावरण में हो गए हैं, खुली सोच में हो गए हैं, हम जितने युग में भी चले जाएं, लेकिन हम उन कायदों और कानूनों से कोई समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये इस बात का अधिकार हमें संविधान दे रहा है, इस बात की स्वतंत्रता हमें संविधान दे रहा है, तो हमको कोई रोक भी नहीं सकता इस बात से, क्योंकि संविधान दे रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जाना कि आखिरकार यूसीसी पर जो घमासान है, यहां भी हमने देखा मुस्लिम पक्ष का कुछ और कहना है और हिंदू पक्ष का कुछ और कहना है। बहरहाल अभी तो इस पर चर्चा हो रही है, आगे क्या कुछ होना है उसको देखना बाकी है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।